हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अध्याय 8 का पार्ट 6 देखेंगे। और पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे? लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ उदाहरणों को डिस्कस करेंगे। जो उदाहरण है 8.4 और 8.5। जो आज के उदाहरण है वो भी बल से रिलेटेड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले लेक्चर के न्यूमेरिकल देखे हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरण 8.4 से। तो इसमें कहा गया है कि 5 न्यूटन का एक बल यानी कि फोर्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा एफ। ठीक है, इस वेट, ये हमारे पास एफ हमें गिवन है। ठीक है, तो 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज त्वरण ए। ठीक है, तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान समझे तो यहाँ पे कहा गया है कि 5 न्यूटन का एक बल है जो एक द्रव्यमान m1 को तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, और दूसरा द्रव्यमान m2 है जिसको वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। ठीक है, यानी बल तो एक ही है लेकिन वस्तु चेंज है और उनके द्वारा उत्पन्न त्वरण जो है वो चेंज है यहाँ पे। तो हम इसको A1 मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पे A2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए मतलब क्या? कि अगर हम m1 प्लस m2 यहाँ पे कर दें, जस्ट लाइक दिस, इसको साथ मिलाने के बाद तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न किया जाएगा? बल कौन सा? बल जो सेमी बल है, दैट इज 5 न्यूटन। यानी सिर्फ 5 न्यूटन बल के द्वारा इन दोनों द्रव्यमानों को साथ मिलाने के बाद अब कितना त्वरण जो है यहाँ पर उत्पन्न किया जाएगा, यानी हमें एक त्वरण निकालना है, कंबाइंड त्वरण जो है यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें क्या करना है इसमें। तो मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें, हमारे पास एक बल है जो कि 5 न्यूटन का बल है। वो 5 न्यूटन का बल एक तो m1 द्रव्यमान की वस्तु है और दूसरी है m2 द्रव्यमान की वस्तु, इन दोनों पर लगाया जाता है। m1 द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। वहीं दूसरी जो m2 द्रव्यमान की वस्तु है उस पर ये बल लगाने पर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन उसके बाद ये कहा गया है कि अगर हम इन दोनों द्रव्यमानों को मिला दे तो उसके बाद इसी बल यानी 5 न्यूटन का बल लगाने पर कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? ऑफ कोर्स हम जानते हैं, दैट इज एफ इज टू एम ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे अगेन लगने वाला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले हमें इस बार हमें ए निकालना है। हमारे पास एम तो हो गई हमारे पास, और एफ हमें ये निकालना है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग चले तो एम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2। लेकिन हमारे पास अभी तक m1 क्या है, m2 क्या है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन जो है वो दो स्टेप में सॉल्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी होगी। और ये m1 और m2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम पहले m1 m2 की वैल्यू इसी इंफॉर्मेशन के द्वारा निकालेंगे, इस वाले में। ठीक है, तो पहले आप m1 की वैल्यू निकालिए। m1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? जब हम f इज टू m1 a करेंगे तो आपको पता है कि f जो है वो 5 न्यूटन है, त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पहले केस के लिए। तो यहां से आप m1 निकाल सकते हैं, तो m1 हो जाएगा कितना? f अपॉन a। ठीक है, a1। इसी तरह से आपको दूसरा जो है वो निकालना पड़ेगा, तो f इज हो जाएगा हमारे पास m2 एंड मल्टीप्लाई A2। तो यहाँ से आप A2 की वैल्यू रख देंगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास M भी निकल जाएगा, M2 निकल जाएगा हमारे पास। जब आपके पास M1 और M2 यहाँ से निकल जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए कंबाइन के लिए त्वरण निकालेंगे। ठीक है, इसको आप पहले सॉल्व करके देखिए खुद से और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे जो है वो निकालनी है वैल्यू m1 की और m2 की। a1 हमारे पास गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और a2 गिवन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और f हमारे पास कितने हैं? दैट इज 5 न्यूटन। तो इस तरह से हम m1 निकाल देंगे, तो आप वैल्यू हमें पुटअप करेंगे तो आपके पास m1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.50 किलोग्राम, और m2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.25 kg।
तो इस तरह से हमारे पास m1 भी आ गया है और हमारे पास m2 भी निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों द्रव्यमानों को साथ में मिलाना है, यानी दोनों द्रव्यमानों को हमें जोड़ना है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। हम m बराबर m1 प्लस m2 करेंगे तो इसको जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 0.75 kg द्रव्यमान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस पूरे द्रव्यमान जो हमारे पास है, जिस m द्रव्यमान जो हमारे पास है, इस पर हम अगेन 5 न्यूटन का बल लगाएंगे। उसके द्वारा हमारे पास कितना त्वरण आएगा तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास A बराबर आ जाएगा F/m। F हमारे पास हो जाएगा 5 न्यूटन, और m जो है अभी हमने निकाला है 0.75, वो यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास त्वरण जो है वो निकल कर आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा त्वरण की वैल्यू। तो इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण 8.5 में। उदाहरण 8.5 में आपको ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से आपको क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक सिनेरियो ये है कि एक लंबी मेज है, उस लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की। तो 20 ग्राम क्या हो जाएगा, तो हम इसको नोट करेंगे यहाँ पे, 20 ग्राम यानी कि m। 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ हमें चित्र 8.9 में दिखाया गया है। जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है वो एक गेंद का है जो कि एक मेज पर सीधी रेखा में चल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वेग और समय का ग्राफ है। इसको कैसे देखते हैं वो आपको देखना आना चाहिए। देखो, जो पहला हमारे पास ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास समय दे रखा है। समय क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इस तरह से यहाँ पे 11 सेकेंड तक समय है। ठीक है, और हमारे पास जो वेग है, मतलब कि गेंद का वेग समय के साथ साथ क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है, किस तरह से। ठीक है, तो ये वेग हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ऐसे करते करते 25 तक है। ठीक है, तो इस ग्राफ को देखने पर हमें ये समझ में आ रहा है कि जो गेंद थी वो स्टार्टिंग में गेंद यहाँ पर थी। स्टार्टिंग में जो गेंद थी, जब उसको स्टार्ट किया गया तो उसके पास जो है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड का वेग था, जो कि समय के साथ धीरे धीरे, क्योंकि लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हमें शो करती है कि धीरे धीरे जो उसका वेग था, आप देख सकते हो ये लाइन जो है 15, फिर 10 के करीब, और फिर 5 के करीब जो है, इस तरह से लाइन जो है वो आ रही है। वो धीरे धीरे ये शून्य की तरफ ये मतलब धीरे धीरे क्या है, ये शून्य की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है ग्राफ की मदद से कि जो ये गेंद थी उसका जो प्रारंभिक वेग था, दैट इज यू, वो तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड था। वो धीरे 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 टाइम के बीतते बीतते जो है, ये जो गेंद है उसका वेग कितना हो जाता है, क्या बता सकते हैं कितना हो जाएगा उसका अंतिम वेग। अंतिम जो वेग है वो यहाँ पर पहुंच गए, कितना हो गया इसका वेग, अगर इस लाइन को यहाँ तक जाए तो यहाँ पर वेग कितना हो जाएगा, दिस इज 0, राइट। तो इसका जो अंतिम वेग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 0। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका जो अंतिम वेग था वो कौन से समय पर शून्य हुआ। यस, इसका जो समय था वो था 10 सेकेंड, क्योंकि समय हमारे पास नीचे दिया गया है। ठीक है, यानी 10 सेकेंड के बाद इसका जो वेग होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ से हमें इतनी इंफॉर्मेशन पढ़नी आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि गेंद को विराम अवस्था यानी कि B=0 में लाने के लिए मेष के द्वारा कितना बल लगेगा, दैट इज F, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है F की वैल्यू। ठीक है, यानी इस मेज ने कितना बल लगाया उस गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए, राइट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास ये V गिवन है, आपके पास U गिवन है, आपके पास समय गिवन है, और आपके पास द्रव्यमान भी गिवन है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यस, आप जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे आप उसको अप्लाई करके देखिए और उसको आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसको उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन में पता चल चुकी है, ग्राफ्स में आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला आप वही अप्लाई करेंगे जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, द फॉर्मूला विल बी F=m v माइनस u/t। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने निकाला है v - u/t अलग से। ठीक है,
आप इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अलग से निकाला है v माइनस यू अपॉन थ्री, तो v हमें पता है दैट इज 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। u जो है प्रारंभिक वेग वो कितना था, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना था, यानी कितना टाइम उसको लगा है वहां तक पहुंचने में, जीरो तक पहुंचने में, तो वो लगा था टाइम 10 सेकेंड का। तो इस तरह से हमारे पास त्वरण आ जाता है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। जस्ट वेट, लेट मी रेज दिस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं गेंद के द्वारा कितना। देखो गेंद क्यों लिखा गया यहाँ पे, गेंद गेंद पे लगा घर्षण बल, क्योंकि जो मेज है उस पर एक गेंद चल रही है और धीरे धीरे उसको रुकना है, वहां पे विराम अवस्था में पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं गेंद पर जो है वो मेज के द्वारा एक घर्षण बल ही लगाया जा रहा है, राइट, यू नो। आप ये समझ सकते हैं, आपकी मेज जो है वो घर्षण बल लगाती है गेंद पर, इसलिए गेंद जो है अंतिम अवस्था में शून्य की अवस्था में आ जाती है, यानी विराम अवस्था में आ जाती है। तो यहाँ पे जो बल लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा F = ma। एम की वैल्यू हमें पता है, वो थी हमारे पास 20/1000 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे चेंज किया गया है क्योंकि हमारे पास 20 ग्राम दे रखा था, इसलिए हम इसको किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम त्वरण को लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास बल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो आ जाएगी -0.0004 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल दिया है बल। तो यहाँ पे आप अगेन देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि गेंद की जो गति की दिशा के विपरीत जो है मेज के द्वारा घर्षण बल यहाँ पे आरोपित किया जा रहा है। तो नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जिस दिशा में वो चीज गति कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बल लगाया जा रहा है। और हम जानते हैं कि घर्षण बल अपोजिट डायरेक्शन में ही यहाँ पे कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो जाता है, और आवश्यक शर्त अगेन ये होगी कि न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे न्यूटन के थर्ड नियम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।